हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ITU2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अभी जो पहली बैठक हुई है उससे रिलेटेड सारी जानकारी देने वाली हूँ। ITU2 जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस तरीके से आप लोगों की एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो जाएगी। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन की अभी पहली बैठक हुई थी 2022 में, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बताई जा रही है। तो इन सब से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को आज के वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मेरे चैनल पर आप लोगों को काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी तक मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, साथ ही करंट से जुड़े कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अभी हाल ही में ITU2 जो है, जिसमें कि 4 देश आते हैं, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। तो इसके जो नेता हैं यानी कि इन कंट्रीज़ के जो लीडर हैं, उन्होंने अभी एक शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप में आयोजित किया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें ITU2 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इसकी फर्स्ट मीटिंग देखने को मिली थी, जो कि वर्चुअली रूप में देखने को मिली थी। वर्चुअली कहने का मतलब होता है कि ये लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से मिले थे, कहीं भी फिजिकल या फिर हम लोग कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं मिले थे। ये लोग अपने अपने देश में इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से ऑनलाइन मीडियम के थ्रू कनेक्ट हुए थे, जहाँ पर इन लोगों के बीच में बातचीत हुई। तो इस तरीके से ये जो है इसकी पहली बैठक देखने को मिली थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बैठक से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, या फिर ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसके कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इस बैठक में जो UAE है उसने ये कहा है कि वो हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में फूड पार्क विकसित करेंगे, जिसके लिए वो इंडिया में $2 बिलियन तक की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया के लिए एक काफ़ी सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि UAE जो है वो हमारी कंट्री में $2 बिलियन का निवेश करने जा रहा है फूड पार्क विकसित करने के लिए। तो इस तरीके से भारत में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही अगर कोई भी कंट्री हमारी कंट्री में इस तरीके से निवेश करेगी तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो छवि है उसको और भी ज़्यादा सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो कदम है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, भारत इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें भारत में कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ भूमि देखने को मिलती है। तो इसी वजह से फूड पार्क विकसित करने के लिए भारत जो है वो भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों के फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। यानी कि हमारी कंट्री के जो किसान हैं वो भी इन फूड पार्क को विकसित करने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से ये किसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार या फिर हम लोग कहें फ़ायदेमंद स्कीम बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो ग्रुप है यानी कि ITU2 जो है, इन्होंने ऐसा कहा है कि ये लोग हमारी कंट्री के गुजरात में हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करेंगे, जिसमें 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी कंट्री का जो गुजरात राज्य है उसमें एक प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सोलर और विंड एनर्जी से संबंधित होगा, जिसमें जैसा कि मैंने अभी बताया 300 मेगावाट विंड और सोलर एनर्जी शामिल होगी। तो इसे नाम दिया गया है हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना। तो इस तरीके से ये जो है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इस परियोजना के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ये लोग 2030 तक लगभग 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लिए भारत में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
यानी कि अगर हम लोग बात करें, इंडिया ने, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी जब जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था ग्लासगो में, उसमें इंडिया जो है उसने 2070 तक हमारी कंट्री में 100% जो सौर ऊर्जा है, अगर हम लोग बात करें, या फिर जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसको शुरू करने की बारे में बात की थी। तो इसीलिए ये जो कदम है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि जब ये जो इस तरीके का प्रोजेक्ट भारत में लगाया जा रहा है, जिससे कि अगर हम लोग बात करें, इतना 300 मेगावाट जो ऊर्जा है उसका उत्पादन होगा, तो इस तरीके से ये जो है वो भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस परियोजना के द्वारा लगभग 2030 तक 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ईंधन, यानी कि अगर हम लोग कहें नॉन बायोफ्यूल जो ईंधन है, वो भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। तो इस तरीके से ये, अगर हम लोग सिंपल वे में कहें, भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, क्योंकि इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अमेरिका और इज़राइल जो हैं वो इसकी देखरेख करेंगे। यानी कि अगर हम लोग सिंपल वे में इस स्कीम के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में बात करें, तो यूएई जो है उसने इंडिया में फूड पार्क विकसित करने का घोषणा की है, जिसके लिए इंडिया जो है वो अपनी भूमि प्रदान करेगा। इसके अलावा इन कंट्रीज़ ने इंडिया में एक हाइब्रिड परियोजना शुरू करने के बारे में जो घोषणा की है, उससे क्या होगा कि भारत में, या फिर अगर हम लोग कहें, इन लोगों का ऐसा विचार है कि उसमें लगभग 300 जो बिलियन है वो सौर और विंड एनर्जी शामिल होगी, जिससे कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया में लगभग 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ईंधन एनर्जी है उसकी उत्पत्ति होगी, जो कि भारत के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होगा। और इस सब की देखरेख जो है वो इंडिया और इज़राइल, यानी कि ये जो हाइब्रिड परियोजना है उसकी देखरेख जो है वो इंडिया और इज़राइल के द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस जो पहली बैठक हुई है उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि I2U2 है क्या, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इस ऑर्गेनाइजेशन में 4 कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि भारत, इज़राइल, यूएसए और यूएई। तो इन लोगों ने ही अपना एक नया समूह बनाया था, जिसे इन्होंने I2U2 नाम दिया है। अब इसे I2U2 नाम क्यों दिया गया है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, तो इसमें जो I2 है उसका मतलब है भारत और इज़राइल, यानी कि 2 बार I आ रहा है, तो इस वजह से इन्होंने इसे I2 नाम दे दिया है। इसी तरीके से जो U2 है उसका मतलब है यूएसए और यूएई, यानी कि 2 बार जो U आ रहा है, तो इन्होंने इसे मिलाकर U2 नाम दे दिया है। तो इस तरीके से ये 4 कंट्रीज़ के नामों के आधार पर I2U2 नाम इसका रखा गया है। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जा रहा है, यानी कि अगर हम लोग बात करें, एक जो ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का वो क्वाड है, जिसमें भी 4 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को क्वाड जो है उसके बारे में डिटेल में कवर कराया है। तो क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, साथ ही क्वाड जैसे किसी ग्रुप का सबसे पहले विचार जो है वो किसने प्रस्तुत किया था, आप लोग मुझे उनका नाम भी ज़रूर बताइएगा। वो जो पर्सन है वो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बने हुए थे, तो इसलिए आप लोग मुझे उनका नाम भी ज़रूर बताइएगा। तो वो जो क्वाड है वो पूर्व एशियाई क्वाड कहा जाता है उसको, जबकि ये जो नया ग्रुप बनाया गया है I2U2, इसमें भी 4 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसे क्वाड के जैसा ही लेकिन पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें पश्चिम साइड के देश आ रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और इंडिया जो है वो दोनों ही के सेंटर में पड़ता है, तो इसलिए इंडिया से कंपेयर किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग दोनों ग्रुप्स के बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, I2U2 का गठन कब किया गया था, तो इसे 2021 में अब्राहम अकॉर्ड के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें 2021 में जो अब्राहम समझौता हुआ था उसके बाद इसका गठन किया गया था। किस किस के लिए किया गया था, तो समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और
परिवहन से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। अब अगर हम लोग अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 सालों में पहला शांति समझौता था, जिसे अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अब्राहम अकॉर्ड के बारे में भी याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को I2U2 क्या है और इसके गठन के बारे में डिटेल में बता दिया है। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूं कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इसको गठन करने का उद्देश्य क्या था, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार एवं निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करना है। यानी कि अगर हम सिंपल वे में कहें तो ये जो है वो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, बातचीत करने के लिए, एक मंच प्रदान करने के लिए ये जो है इसका गठन किया गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें ये जो 4 कंट्रीज़ हैं उनके जितने भी पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्र हैं, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर इन सभी कंट्रीज़ के जो अपने अपने हित हैं वो वहाँ पर टकराते हैं। इसके अलावा उन एरियाज़ के बाहर के भी जितने भी एरियाज़ हैं उनमें व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में I2U2 का गठन किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने परस्पर सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की है, जिसके अगर हम लोग बात करें जिस पर ये जो है इनका उद्देश्य टिका हुआ है तो वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो उसमें ऊर्जा, जल, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जो है वो शामिल है। तो इन 6 क्षेत्रों के ऊपर ही ये लोग संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। यानी कि अगर हम लोग सिंपल वे में कहें तो इनका जो पूरा उद्देश्य है वो इन 6 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो इस तरीके से आप लोग इनके उद्देश्य के बारे में भी याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं, लेकिन इसके पहले आप लोग थोड़ा इंडिया के लिए इसका महत्व क्या है उसके बारे में भी बात कर लीजिए। तो अगर हम लोग बात करें कि इस तरीके के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के लिए क्या महत्व हो सकता है, तो सबसे पहला तो यही है कि भारत की जितनी भी पश्चिम एशियाई नीतियाँ हैं, यानी कि जैसा कि अभी मैंने बताया इंडिया जो है वो सेंटर में इन्होंने रखा है जो कि दक्षिण एशिया में आता है, और इंडिया के जो इस साइड वाले देश हैं उन्हें पश्चिम एशियाई देश कहा गया है और इस साइड वाले जो देश हैं उन्हें पूर्व एशियाई देश कहा गया है। तो इस तरीके से इंडिया की जो इस साइड वाले देशों के लिए नीतियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि इसमें पश्चिम के जो देश हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से ये जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है उसकी पश्चिम एशियाई नीतियों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही इंडिया जो है वो इसमें एक मुनाफा बाजार के रूप में भी उभर कर सामने आ सकता है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया इंडिया में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा निवेश किया है। तो अगर ये जो परियोजनाएं हैं वो इंडिया में सफल हो जाती हैं तो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक मुनाफा बाजार के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, जिससे जो बाकी के देश हैं वो भी इंडिया में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया अपनी भू राजनीतिक उपस्थिति को भी प्रोत्साहित करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया इंडिया की जो स्थिति है उसके ध्यान में रखते हुए भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे इंडिया की भू राजनीतिक उपस्थिति को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।